नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन का MCQs करेंगे। इसकी थियरी हो चुकी है। आज हम लोग इससे जितने भी MCQs हैं, लगभग 170 क्वेश्चन के आसपास दिए गए हैं इसमें, वो सारे करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन है जो कि लेखपाल एग्ज़ाम में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 21 मई को, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल था? आप लोगों ने अगर लेखपाल की परीक्षा दी होगी तो आप लोग जान रहे होंगे। तो ये था प्राण पोर्टल, देख सकते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल प्राण की शुरुआत की गई। प्राण का फुल फॉर्म दिया गया है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट टाउन्स। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिणामस्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो किसके परिणामस्वरूप जो है पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, वनों की कटाई, जल संसाधनों का गलत वितरण और अत्यधिक जनसंख्या। इनमें से कौन सा जो है वो हो जाएगा? गंदे पानी का सही तरीके से निपटान न करना। नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो जिस फर्नेस में जलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? इंसिनरेटर बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो अम्लों का जमाव जो होता है एसिड रेन में कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है, गीला और सूखा। देख सकते हैं। अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव 2 प्रकार से होता है, गीला जमाव और सूखा जमाव। गीला जमाव तब होता है जब सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बादलों में शामिल होकर बारिश बर्फ़ या कोहरे के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं, तथा सूखा जमाव तब होता है जब एसिड सीधे हवा में मौजूद रहकर ज़मीन, पौधों और या अन्य सतहों पर जमा हो जाते हैं। तो ये गीला और सूखा जमाव हो गया। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो किसको अवशोषित करती हैं? ये ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। ये अवरक्त विकिरण को जो है अवशोषित करती हैं। तो ये इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण, देख सकते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेज को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आँखों से अदृश्य होता है, किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कड़की पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है ये प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक बाकी सभी हैं। देख लेते हैं। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक गैस नहीं है, अपितु वायु का संगठक गैस है। वायु प्रदूषक गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कड़की पदार्थ इत्यादि आते हैं। इनमें से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो कौन सी? आप सभी लोग को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को ये होती हैं पराबैंगनी या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। पृथ्वी के वायुमंडल की समतापमंडल की उपस्थिति ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना आदि रोग हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से ओजोन परत का क्षरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। तो ये दूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त, स्वादिष्ट या फिर एसिडिक pH। तो एसिडिक pH जो है
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है पीने के पानी का। पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड एसिडिक पीएच नहीं है। पीने के पानी के मापदंड है पीने का पानी दूषणकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त हो और स्वादिष्ट हो तथा जल का पीएच जो है मान संतुलित हो, ना कि एसिडिक हो। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो फ्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए तो जिससे दिक्कत नहीं होता, तो वो होता है 0.7 ppm। ऑप्शन डी में 0.7 ppm पार्ट पर मिलियन। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm की सिफारिश की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा जो है 1 से 1.5 ppm माना गया है। दिए गए विकल्पों में 0.7 ppm सही विकल्प होगा, तो इसमें से 0.7 जो है नज़दीकी है, यही सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? कौन सा जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं देता है? भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक या फिर कीटनाशक? तो इसमें से ओजोन जो है ये जल प्रदूषण नहीं कारित करता। जल के भौतिक, रासायनिक और जैव अभिलक्षणों में होने वाले अनापेक्षित परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख जल प्रदूषक भारी धातु, ध्यान दीजिए कौन कौन से जल प्रदूषक हैं। भारी धातु हो गया, माइक्रोप्लास्टिक हो गया, कीटनाशक हो गया, आर्सेनिक, फ्लोराइड व यूरेनियम है जो वर्तमान में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जबकि ओजोन जल प्रदूषण का कारण नहीं है। जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख बीमारियां हैं ब्लैक फुट, त्वचा का कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, कुबर पीठ आदि। जल प्रदूषण को कम करने के लिए व जल संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण व विकास बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? तो ये सभी किस कारण से हैं? तो ये हैं आबादी बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के कारण छोटे छोटे कस्बे शहरों में और छोटे छोटे शहर जो है महानगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण नए आवास और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई करके वहाँ कृषि की जाती है तथा इमारती लकड़ियाँ, फर्नीचर आदि के लिए भी वृक्षों की कटाई की जाती है। वृक्षों की कमी से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवहन में वृद्धि होती है, जिससे निकलने वाले धुएं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? पार्थेनियम तो ये जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा, इससे पार्थेनियम को जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। पार्थेनियम या गाजर घास, पार्थेनियम एक प्रकार की घास होती है, इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। आयातित गेहूं के साथ आने वाली प्रजाति है जो परागकण एलर्जी का कारक होती है। गाजर के जैसे दिखने के कारण इसे गाजर घास के नाम से भी जाना जाता है। पार्थेनियम बोलते हैं इसको, कांग्रेस घास भी बोला जाता है। जहाँ पे पैदा हो जाता है उसके आसपास और घासों को ये उगने नहीं देता है। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है ये? CO दिया गया, CFC दिया गया, SO2, CH4। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें हैं CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301 इत्यादि। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? तो कौन से हैं? मरकरी और साइनाइड। अगर प्रत्यक्ष प्रभाव में कोई आता है तो मृत्यु भी उसकी हो सकती है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थ मरकरी व साइनाइड, मरकरी यानी कि पारा, ये दोनों ऐसे हैं जिनके प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। पारा यानी कि मरकरी पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाती है। पारा वाष्प में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि बनाने में पारे का प्रयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? इसमें से मीथेन
उनका के उत्सर्जन का स्रोत कौन सा नहीं है? तो पशुधन से मीथेन निकलता है, गन्ने के खेत से भी निकलता है, धान के खेत से भी निकलता है, जबकि मोटर वाहन से मीथेन नहीं निकलता है। तो यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मीथेन मिथेनोजेनिक नामक जीवाणु द्वारा जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। चावल धान के खेतों तथा गन्ने के खेतों में जलभराव एवं उष्ण प्रकृति की मिट्टी मिथेनोजेनेसिस हेतु आदर्श स्थिति प्राप्त करती है। मिथेनोजेनेसिस वास्तव में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है, जो मिथेनोजेनिक द्वारा संचालित जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। धान के खेतों में प्रयुक्त जैविक पदार्थ मीथेन के उत्सर्जन के लिए के संभावित स्रोत हैं, जैसे कि चावल की भूसी, धान के खेत, गन्ने के खेत तथा पशुधन मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत है। मोटर वाहन मीथेन उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश क्या है? ये ऐश के लघुकण हैं। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 तथा कैल्शियम ऑक्साइड CO आदि से होता है। इसमें शीशा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी मौजूद होते हैं। यदि फ्लाई ऐश का ठीक से अभिग्रहण न किया जाए तो यह जीवों में श्वसन तंत्र के रोग उत्पन्न करती है। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो ताजमहल को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है जिससे वो पीला पड़ रहा है? आपको बताना है। तो यह है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। आजकल कारखानों से निकलने वाले SO2 N2O से ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल की चमक हल्की पीली होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो किसके बारे में? तो नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कोलीफॉर्म विशिष्ट जीवाणुओं का एक समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जियों, पशुओं के मल, गंदे जल में पाए जाते हैं। तो ऐसी जगह पे पाया जाता है। अगर वहाँ पड़ गया है, समझो वहाँ पे पॉल्यूशन जो है बढ़ा हुआ है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनस्पति हटाकर, अतिचराई, वनारोपण। तो वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। वनारोपण, समोच्च जुताई और पट्टीदार खेती से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड CPCB नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। CPCB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी NAMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं हैं। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा शामिल नहीं है? अमोनिया शामिल है, सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल है और दिया गया है कड़की पदार्थ 10 PM। तो कड़की पदार्थ 10 पार्टिकुलेट मैटर नहीं शामिल होता है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, PB यानी लेड, NH3 अमोनिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? इनमें से कौन सी बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है ये आपको बताना है। तो कपास है, जानवरों की हड्डियां हैं, लकड़ी है, एल्यूमिनियम फॉयल जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवरों की हड्डी और लकड़ी आदि बायोडिग्रेडेबल है। मृदा अपर्दन यानी इरोजन रोका जा सकता है चराई द्वारा, गहरी जुताई द्वारा, पेड़ लगाकर, पक्षियों की तो पेड़ लगाकर। निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसके मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। इसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो काफ़ी हृदय विदारक घटना थी ये। अगला क्वेश्चन है, मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 5.6 से पीएच अगर कम हो जाएगा वर्षा के पानी का तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषकों की उच्च सांद्रता आवश्यक है, जो कि आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में होती है। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करने से बनती है। नेक्स्ट है, डिक्लोफेनेक दवा के कारण भारत में डैश की अधिकांश आबादी विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये कौन सा है? अब डिक्लोफेनेक पे रोक भी लग गई है, तो ये गिद्धों की आबादी इसी वजह से ख़त्म हो रही है। डिक्लोफेनेक जो है ये जानवरों को खिलाया जाता था, फिर जानवर जब मर जाते थे उनको गिद्ध खाते थे, जिससे इनकी किडनी फेल हो जाती थी और गिद्ध मर जाते थे। डिक्लोफेनेक दवा के कारण भारत में गिद्धों की अधिकांश आबादी विलुप्त होने के कगार पर है। डिक्लोफेनेक दवा का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा पशुओं में बुखार सूजन की समस्या से निपटने हेतु किया जाता था। पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्धों द्वारा उनके उपभोग से उनकी मृत्यु हो गई, जिसे वर्ष 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? तो पायरोलिसिस कहते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को ताप विघटन यानी कि पायरोलिसिस कहते हैं। प्लास्टिक, सैनिटरी अपशिष्ट आदि से बने पॉलीमर कचरे को इस प्रकार के माध्यम से निपटाया जाता है। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डीडीटी का आविष्कारक जो थे वो पॉल हरमन मूलर थे। स्विस रसायनज्ञ एवं नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल हरमन मूलर ने सन 1939 में रोगाणु जनित मलेरिया इत्यादि की रोकथाम हेतु डीडीटी का आविष्कार किया था, जो कि काफ़ी अब घातक साबित हो रहा है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? जैव आवर्धन, तो इसका कारण क्या है? तो ऑर्गेनोक्लोराइड। जैविक आवर्धन से तात्पर्य विषैले एवं हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होना एवं पोषी स्तर के साथ बढ़ते जाना तथा उच्च खाद्य जीवों में स्थापित होना है। इसका प्रमुख कारण ऑर्गेनोक्लोराइड है, जो डीडीटी कीटनाशक में पाया जाता है। तो जैव आवर्धन का सबसे ज़्यादा सांद्रण यानी डीडीटी का सबसे ज़्यादा सांद्रण किस में होगा? तो टॉप कंज्यूमर में। जीवाश्म ईंधनों का दहन डैश का मुख्य कारण है। तो जीवाश्म ईंधन का दहन जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से बड़ी मात्रा में CO2 का और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण को हानि तथा ग्लोबल वार्मिंग एवं अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये लेड। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व लेड है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व जो है लेड है। मोटर कार और औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप उत्सर्जित सीसा धूलकण के रूप में वायुमंडल में उपस्थित होता है, जो मस्तिष्क संबंधी बीमारियां तथा गुर्दे व अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है। हठीले यानी परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। दृढ़ यानी कि परसिस्टेंट कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा एवं पानी के द्वारा किया जाता है। वायु प्रदूषण की वृद्धि में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे अन्य जीव जंतुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो कोहरा धुएं से मिलकर प्रदूषित होता है तो क्या बनता है? तो स्मॉग बनता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
जब कोहरे में धुआं यानी कि CO2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसे धूम्र कोहरा यानी कि स्मॉग कहते हैं, या फिर काला कोहरा भी इसे कहा जाता है। यह अत्यंत जहरीला एवं जानलेवा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग का एक प्रमुख कारण है? तो कौन सा हो जाएगा? ओजोन। ओजोन प्रकाश रासायनिक स्मॉग ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे यानी फोटोकेमिकल स्मॉग के प्राथमिक घटकों में से एक है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन हैं। तो पैन का फुल फॉर्म क्या होगा? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉल्यूशन में एक सूचकांक होता है, उसमें SPM का पूर्ण रूप क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रदूषण के सूचकांक SPM का पूर्ण रूप सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी निलंबित कण की पदार्थ है। ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण जिनका आकार 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है निलंबित कण की पदार्थ कहलाते हैं। 10 माइक्रोमीटर से बड़े कणों को पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? इनमें से ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है तो उच्च रक्तचाप है, टिटनेस है, टिनिटस है, श्रवण ह्रास है, त्वचा रोग नहीं है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याएं जैसे श्रवण शक्ति ह्रास, हृदय संबंधी रोग, रक्तचाप में वृद्धि, कोरोनरी आर्टरी रोग हो सकते हैं, जबकि त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नहीं है। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की गणना जो है की जाती है? तो किसकी? घुली हुई ऑक्सीजन। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा की गणना की जाती है। जल प्रदूषण के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? तो CO2 की अनुमानित मात्रा ppm में कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये 400 ppm होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा 400 ppm यानी पार्ट पर मिलियन अगर परसेंटेज में देखा जाए 0.03% निर्धारित की गई है। वायुमंडल में CO2 का सांद्रण बढ़ने पर हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। हाल के शोधों से ज्ञात हुआ है कि CO2 की मात्रा वायुमंडल में 415 ppm के पार पहुंच गई है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो ये दांतों को प्रभावित करता है, दांत पीले और टेढ़े हो जाते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करता है। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत कमज़ोर हो जाते हैं तथा दांतों पर पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और दांतों का क्षरण होने लगता है। दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। पीने वाले पानी में फ्लोराइड का सीमांत मान 1 mg पर लीटर से 1.5 mg पर लीटर तक हो सकता है। निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं? तो किससे जो है पीड़ित हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, जल प्रदूषण। निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित है और किसी अन्य से नहीं? तो गांव में सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है, ना कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण नहीं होता है, मतलब कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। भारत में अधिकांश गांव जल प्रदूषण से पीड़ित है। भारत के गाँव में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और विकिरण प्रदूषण की अपेक्षा जल प्रदूषण से उत्पन्न समस्या अधिक है। भारत के लगभग सभी शहर जल प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। व्यापक रूप से वनों की कटाई से घटता है, तो व्यापक रूप से वनों की कटाई से क्या घटेगा? तो वर्षा जो है घटेगी। तो वनों से पानी का वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। जब वन नहीं होगा तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा और वर्षा बहुत कम होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो ये क्या निकलता था? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT द्वारा दिल्ली में डीजल वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और अन्य प्रदूषक तत्व कई गुना अधिक होते हैं।
राजधानी में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइट्रोजन ऑक्साइड को तंबाकू से निकलने वाले धुएं की श्रेणी में रखा है। ऐसे प्रदूषण से न केवल प्रकृति को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों को फेफड़े के कैंसर और अन्य बीमारियों का होने का खतरा भी बढ़ रहा है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं अभी। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो लाइकेन किसकी चेतावनी देता है? ये इंडिकेटर है किसका? वायु प्रदूषण का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई का जो है सिम्बायोसिस होता है। लाइकेन वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए प्राकृतिक जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का उदाहरण है। शैवाल द्वारा कवक को भोजन तथा कवक द्वारा शैवाल को जल नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? इनमें से पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सा है देख लेते हैं। प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि ये चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग भी चिंता का विषय है। प्रदूषण स्तर भी ये चिंता का विषय, जबकि ओजोन परत का बढ़ना जो है ये चिंता का विषय नहीं है। ये तो अच्छी बात है। ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है, जबकि ओजोन का घटना जो है चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन परत के घटने से पृथ्वी पर सूर्य अल्ट्रावायलेट किरणें पहुँचेंगी जो पृथ्वी के जीवों के लिए हानिकारक होंगी। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? इनमें से जल प्रदूषण के कारण मियादी बुखार होता है, हैजा होता है, अतिसार होता है। प्लेग जो है जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। प्लेग रोग यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम से भी जाना जाता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, क्योंकि पिस्सुओं के शरीर में प्लेग्मा बैक्टीरिया पाया जाता है। संक्रमित पिस्सू के काटने से या संक्रमित सामग्री के सीधे संपर्क में आने से यह रोग फैलता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर कितना है? तो ये कितना है आपको बताना है। ये रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए ये 45 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। रात के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर का स्तर जो है 45 डेसिबल है, दिन में 55 डेसिबल है। औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा दिन के समय 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह क्रमशः 65 डेसिबल दिन और 55 डेसिबल जो है रात में है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो कितने? टोटल 8। 6 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। तो 6 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया, जो देश के 10 प्रमुख शहरों दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, फरीदाबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में वायु प्रदूषण के स्तर को सूचित करता है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का पूर्ण रूप एयर क्वालिटी इंडेक्स है या एक वायु गुणवत्ता सूचकांक है। इस सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2 या SO2, CO, O3 यानी कि ओजोन, NH3 अमोनिया और PB यानी कि लेड को निर्धारित किया गया है। इस सूचकांक के अंतर्गत 6 वर्ग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ग का अलग अलग रंग, तो अलग अलग रंग कोड है प्रत्येक वर्ग का। टोटल 6 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का अलग अलग रंग कोड है, जिससे अच्छा 0 से 50 के लिए हरा, तो जिसमें अच्छा जो होगा 0 से 50 को दिया गया है, उसके लिए हरा रंग रखा गया है। संतोषजनक तो 51 से 100 है, तो ये धानी कलर होगा, तो संतोषजनक कहलाएगा। सामान्य प्रदूषण 101 से 200 के लिए है, तो ये पीला कलर दिया गया है। और ख़राब में 201 से 300 तो नारंगी दिया गया है। अति खराब 301 से 400 के लिए लाल तथा गंभीर 401 से 500 के लिए गहरा लाल रंग जो है प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं है पूछा है, तो NO संबंधित है, SO2 संबंधित है, NO2 संबंधित है, NH3 अमोनिया नहीं संबंधित है। हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब पारित किया था? 1974 ईस्वी में। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 1987 में वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1987 में। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है, तो सीवेज में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो अधिकतर कैसी होती है, वो रोगजनक होती है। सीवेज इस्तेमाल कर बहा दिए जाने वाले जल को कहा जाता है। सीवेज में सामान्यतः रोगजनक जीवाणु यानी बैक्टीरिया की अधिकता होती है। जैव अपघटनीय संदूषण बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो क्या है ये आपको बताना है। तो इसको कहते हैं जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय जैविक अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक है। किसी नदी के जल में जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD जल में उपस्थित सैल्मोनेला जीवाणु की उपस्थिति की माप प्रदान करता है। सैल्मोनेला एक जीवाणु है जो टाइफाइड या आंत्रजार के लिए जिम्मेदार होता है तथा यह गंदे मलिन जल आदि में उत्पन्न होता है। BOD की मात्रा बढ़ने पर जल में सैल्मोनेला जीवाणु की मात्रा बढ़ जाती है। सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो ये भी 0 होना चाहिए। सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग आदर्श रूप से 0 होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से पीने योग्य जल का जो है BOD 3 से 5 ppm के मध्य होना चाहिए। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का pH 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में जाता है तो क्या होता है, तो जब ये अम्लीय जल जो है नदियों में जाएगा तो नदी के जल का pH जो है कम हो जाएगा। शुद्ध जल जो है उदासीन होता है और इसका pH जो है 7 होता है। 7 से कम वाले pH विलयन को अम्लीय और अधिक वाले को क्षारीय बोलते हैं। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, तो कौन सा गलत है उसमें ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया है मृदा पोषक तत्वों की पुनर्प्राप्ति, तो ये। दूसरा लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, तो यही आपका गलत दिया गया है। बाकी यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है जिससे बीमारियां फैलती हैं, सही है। दुर्गंध देता है, ये भी सही है, जबकि बी वाला गलत दिया है, तो वही सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के फलस्वरूप लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा घट जाती है। लैंडफिल कचरा निपटान की पुरानी पद्धति है जिसमें कचरों को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, तो इसकी मात्रा घट जाती है। अन्य दिए गए विकल्प जो हैं सही हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। वह अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय इनर्ट हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, तो कैसे कम कर सकते हैं आपको बताना है। तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं हैं, इनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं। तो कार्डबोर्ड बॉक्स और कागज़ के थैले हैं, ऊनी कंबल और जूट की रस्सी है, चमड़े की बेल्ट और कैनवास जूता है, जबकि कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या इसका मतलब होता है। 3 यानी रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या है, तो इन तीनों का सही क्रम क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो रिड्यूस यानी कम करो, रीयूज दोबारा रीयूज करो, और रिसाइकिल जब उसका यूज हो जाए उसके बाद फिर उसको रिसाइकिल करके फिर उससे बनाया जाए। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत इसमें से क्या है, तो ज्वालामुखी विस्फोट।
अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो सर्वोत्तम विधि है रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु जनित करना। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना है। अस्पताल अपशिष्ट में अनुपयोगी दवाइयाँ, पट्टियाँ, पेंसिलिन या क्रीम, दवाओं के रैपर, चढ़ने वाले बोतल इत्यादि आते हैं। जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो कौन सा अनुकूल है? तो है कंपोस्टिंग। जैविक कचरे से निपटान के लिए पर्यावरण की सर्वाधिक अनुकूल कंपोस्टिंग विधि है। यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का सबसे अनुकूल और पसंदीदा विकल्प है। पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग को आमतौर पर समग्र रूप से समाज के लिए सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। यह कचरे के प्रकार, मात्रा, उपलब्ध संसाधनों और समुदाय के लक्ष्य के कई कारकों पर निर्भर करता है। भारत का पहला ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है भोपाल में। भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक जो है स्थापित किया है। तो देश का पहला ई कचरा क्लिनिक है भोपाल में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान करने में सक्षम है। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन करवाने में अक्षम होते हैं, उनका विघटन नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक सहित रबर, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि जीवाणु और कवकों द्वारा सरल रूप में विघटित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से एक लाभ नहीं है? इनमें से लाभ में कौन नहीं आता वो बताना है। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग, तो पहला लाभ कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन, सही है। पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल करने में आसान, ये भी सही है। निर्माण के लिए कम ऊर्जा खपत, ये भी सही है। जबकि कंपोस्ट नहीं किया जा सकता, ये वाला जो है इसका लाभ नहीं है। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इसके प्रमुख लाभ जो हैं कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, पुनर्चक्रण करने में आसान, निर्माण के लिए कम ऊर्जा का खपत। चूँकि यह प्लास्टिक जैव निम्नीकरणीय है अतः इसे कंपोस्ट किया जा सकता है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी इसमें से? भस्मीकरण या फिर जलाना। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि जो है भस्मीकरण या जलाना, इंसिनरेशन है। खतरनाक अपशिष्ट जैसे जहरीली गैसें, विषैले पदार्थ पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उचित वाहित मल उपचार, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? तो किसको न्यूनतम किया जा सकता है? तो आप लोग दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। तो जल प्रदूषण को ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस विधि में सीवेज को विभिन्न चरणों से गुजारा जाता है जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस उपचार से वाहित मल में मौजूद हानिकारक रसायन और बैक्टीरिया को हटाकर जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जाता है। डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। तो किसका? तो रसोई अपशिष्ट का प्रयोग जो है, रसोई से निकलने वाले कचरे का प्रयोग जो है कंपोस्टिंग के लिए, कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। देख सकते हैं अंडे के छिलके, सब्जी के छिलके इत्यादि को जो है कंपोस्ट करके खाद बनाया जाता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। NO2 मेन कारण है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेता है? इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा समय लेगा? चमड़ा, गत्ते का बॉक्स, कागज़, पत्तियाँ। तो चमड़ा सबसे ज़्यादा समय लेगा, बाकी जल्दी जो है बायोडिग्रेड हो जाएंगी। ये कुछ हैं जो जल्दी नहीं होते: प्लास्टिक, डिब्बा, चमड़ा, रसायन, नायलॉन, कच्चा तेल, कांच इत्यादि। जैविक प्रक्रमों, बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा भंजित यानी ब्रोकन डाउन होने वाला पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल। दिए गए पदार्थ में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो सब्जी के छिलके, प्लास्टिक की बोतलें। प्लास्टिक की बोतल नहीं है, सब्जी के छिलके हैं। खराब खाद्य पदार्थ ये भी है। तो जैव निम्नीकरणीय नहीं है ये पूछा है, तो प्लास्टिक की बोतल जो है नहीं है, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा यहाँ पे। प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी विधि है? तो कौन सी प्रभावी विधि है ये आपको बताना है। तो यह है प्लास्टिक सामग्री का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, रिसाइकिल एंड रीयूज।
गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? तो ये क्यों उत्पन्न करते हैं? तो ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं इस वजह से। मानव क्रियाओं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। सबसे ज़्यादा हम ही लोग प्रदूषण फैला रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से निपटान के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त उपाय नहीं है? तो उन्हें पुनर्चक्रित करना ये तो उपाय है, उनका उत्पादन कम करना ये भी उपाय है, उनका पुनः उपयोग करना ये भी उपाय है, उन्हें खुलेआम फेंकना ये उपाय नहीं है। दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय, ये करेक्ट है। दूसरा, हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, तो दोनों सही है, ये वो भी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी बार हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो किसके द्वारा आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा। तो जैव निम्नीकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान, नमी, ऑक्सीजन की दर और पीएच प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो कौन सा है? ज़्यादा तौर पर ये प्लास्टिक होगा। देख सकते हैं प्लास्टिक से बनी सामग्री। इसके अलावा पॉलीथीन, पारा, सीसा, डीडीटी, आर्सेनिक, कांच की वस्तुएं, सिंथेटिक रबर इत्यादि जो हैं जैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। जल का तापीय प्रदूषण जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये किस प्रकार प्रभावित करेगा? जल में ऑक्सीजन का स्तर कम करता है। इसके अलावा उच्च तापमान रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज कर देता है, जिससे जल में हानिकारक पदार्थों की विषाक्तता बढ़ जाती है। अभिज्ञेय स्रोतों जैसे कारखानों या वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग? तो नियत स्रोत प्रदूषण। वह प्रदूषण जो विशिष्ट, ज्ञात और नियत स्रोतों से उत्पन्न होता है उसे नियत स्रोत प्रदूषण कहते हैं, जैसे कारखाने, सीवेज उपचार संयंत्र या तेल रिसाव तथा वाहन आदि। इस प्रदूषण की पहचान और नियंत्रण आसान होता है क्योंकि इसके स्रोत जो है विशिष्ट और प्रबंधनीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण मृदा में सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं का संचय होता है? तो ये आप लोग देखिए, औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान, इस वजह से। तो कुछ अन्य धातुएं जिन्हें मृदा प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैडमियम, थैलियम और पारा इत्यादि, ये मनुष्यों के लिए अत्यंत घातक होती हैं। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले विषाक्त अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए तरीकों को अपनाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुख्य कारण में से कौन सा है? तो यह है वायु में मौजूद हानिकारक धुएं और धूल से मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विषाक्त धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है? तो इनमें से कौन सी है? तो विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो गलत युग्म का चयन करना है। पहला दिया गया है सब्जी, जैव निम्नीकरणीय है, सही है। कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरणीय, नहीं ये गलत है। कुल्हड़ मिट्टी से बनता है तो वो भी बायोडिग्रेडेबल है। बाकी प्लास्टिक, ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कागज़ का प्याला बायोडिग्रेडेबल है। तो कुल्हड़ जो है गैर जैव निम्नीकरणीय नहीं बल्कि जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की तुलना में कम हानिकारक क्यों है? तो क्यों है? अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। या प्राकृतिक रूप से टूट जाता है। जलीय पारतंत्र में जैव आवर्धन की घटना का सर्वोत्तम अध्ययन डैश के मामले में किया जा सकता है। किसके मामले में? तो डीडीटी के मामले में। जलीय पारतंत्र में जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन की घटना का सर्वोत्तम अध्ययन डीडीटी के मामले में किया जा सकता है। कीटनाशक पदार्थ, पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशी, बीडीसाइड्स व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, अर्थात ये अक्षयकारी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैविक आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं।
जब अलग अलग लेवल पे बढ़ती रहती है उसको जैव आवर्धन यानी बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अगर जितने एक ही जीव है उसी में बढ़ रहा है तो बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, जैव संचयन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? तो कौन सा पदार्थ है वो? रासायनिक कीटनाशक, उसमें डीडीटी होता है। निम्नलिखित में से क्या एक जल का प्रदूषक है? इनमें से जलीय प्रदूषक कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड है। लेड एक जल प्रदूषक है जो जल स्रोतों के से में मिलने पर जहरीला हो जाता है और मानव स्वास्थ्य विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो ग्रीन हाउस गैस को कम का काम करता है। ऑक्सीजन स्वयं एक प्रदूषक नहीं है और नाइट्रोजन गैस सामान्य स्थिति में जल प्रदूषक नहीं है, मगर उसके यौगिक जैसे नाइट्रेट, अमोनिया आदि जल प्रदूषक का कारण बन सकते हैं। पानी में नाइट्रेट मिलने से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अम्लीय वर्षा मुख्यतः वायुमंडल में किन दो गैसों की उपस्थिति के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अस्पताल से निकलने वाला अपशिष्ट सही है, घरों से निकलने वाला अपशिष्ट, स्कूलों से निकलने वाला अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, ये सही हो जाएगा। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका प्रबंधन और निपटान MSW से अलग सख्त नियमों के अनुसार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होगा? जीवाणुओं की क्रिया से विघटित कौन सा नहीं होगा? तो प्लास्टिक नहीं होगा, जाहिर सी बात है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताया गया था कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो है आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने इसे मनाने का निर्णय लिया गया। पहला विश्व जल दिवस जो है 1993 में मनाया गया था। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ये भूगोल में भी पूछा जा सकता है। तो दामोदर नदी। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1974 में लागू किया गया। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में हुआ था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया। इस अधिनियम को प्रथम बार वर्ष 1988 में संशोधित किया गया तथा 2003 में इस अधिनियम में अंतिम बार संशोधन किया गया। तो 1974 में ये लागू हुआ, 1988 में पहली बार संशोधन और 2003 में अंतिम बार संशोधन। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये गलत है, मतलब ए वाला सही है और आर जो है गलत है। तो केवल ए सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। देख सकते हैं गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसके तट पर हरिद्वार, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज इलाहाबाद है। बनारस, गाजीपुर, बलिया, छपरा, पटना, बरौनी तथा मुंगेर आदि शहर बसे हुए हैं। इन सभी शहरों का औद्योगिक तथा नागरिक अपशिष्ट जल बहकर गंगा में जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का जल जो है प्रदूषित हो रहा है। गंगा नदी के जल को लखनऊ की एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेटरी ERL ने वर्ग डी में रखा है, जिसका अर्थ यह है कि गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर अधिक है। गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी यानी CGA की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों में 2 मुख्य केंद्र हैं वह कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? कानपुर और वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय गंगा अथॉरिटी CGA की स्थापना 1985 में की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? तो 1985 में। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करना तथा इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करना है। गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के विश्लेषण के लिए कानपुर और वाराणसी में दो जो है मुख्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जल की गुणवत्ता का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। वर्ष 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। NRCA के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। NRCA राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
जलाशयों में यूट्रॉफिकेशन होता है। यूट्रॉफिकेशन से लेखपाल में भी क्वेश्चन आया था इस बार। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनी पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट से के अधिक के कारण, हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्थोफॉस्फेट्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जल में अजैविक एवं जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। जल में पोषक तत्वों की अधिकता भी जीवों को प्रभावित करती है, जिससे जलीय पौधे, शैवाल आदि अधिक वृद्धि करते हैं और जल की सतह ढक लेते हैं। साथ ही ये श्वसन क्रिया हेतु जल से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है व अन्य जीव मरने लगते हैं। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। अतः जलाशयों में यूट्रॉफिकेशन नाइट्रोजनी पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण होता है, जबकि इसका परिणाम शैवाल प्रस्फुटन अथवा शैवाल ब्लूम है। एल्गल ब्लूम बोलते हैं इसको। विश्व के महासागरों और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है, ये पूछा है। पहला दिया गया है उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सही है। अत्यधिक शैवाल फैलना, एक्सेसिव ब्लूम ऑफ एल्गी, सही है। नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषकों की अधिकता, ये भी सही है। तो ऑल द एबव हो जाएगा। विश्व के महासागरों और झीलों में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न प्रदूषण से सुपोषण यानी यूट्रॉफिकेशन की स्थिति बन जाती है। फलस्वरूप विश्व के महासागर और बड़े झीलों में नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता होना, शैवालों का अत्यधिक फैलना एवं उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग होती है। पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि से सुपोषण यानी यूट्रॉफिकेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे शैवालों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग वृद्धि होती है। फलस्वरूप जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है? तो इनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त है? तो घरेलू वाहित मल सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार। जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मापदंड है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक मानक मापदंड हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका उच्च होना जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की कमी का सूचक अर्थात जल के संक्रमण को दर्शाता है। बीओडी जल में उपस्थित ऑक्सीजन का मापक होता है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कानपुर एवं इलाहाबाद के बीच पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इनमें से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो H2SO4। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इसकी मात्रा लगभग 70% होती है, जबकि शेष नाइट्रिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी कनाडा में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है? तो कौन सा मुद्दा पूर्वी कनाडा में है? तो अम्ल अवक्षेपण, अम्ल वर्षण, एसिड प्रेसिपिटेशन। पूर्वी कनाडा की एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से कई उच्च अक्षांशीय देशों की समस्या है, जिनमें प्रमुख कनाडा, स्कैंडिनेवियन देश, इंग्लैंड, रूस है। इसका कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है। अम्ल वर्षा से जमीन, जीव जंतु एवं ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को क्षति पहुँचती है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है। इनमें से कौन से हो जाएंगे? पहला दिया गया है आर्सेनिक, सही है। सार्बिटॉल, तो सार्बिटॉल नहीं है। फ्लोराइड, हाँ फ्लोराइड है इंडिया में। फार्मल्डिहाइड, ये नहीं है। यूरेनियम, तो ये भी है कहीं कहीं। तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में कई राज्यों में पीने के जल में प्रदूषण के रूप में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे घातक व जहरीले तत्व पाए जाते हैं। भारत में अधिकतर राज्य जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जिनमें ओडिशा, मेघालय, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि प्रमुख हैं। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा, बताइए? तो होगा क्या? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु जो है अनुपलब्ध हो जाएंगे। मेक ऑक्सीजन अनअवेलेबल टू एक्वाटिक लाइफ। फलस्वरूप प्रदूषण से जल में उपस्थित ऑक्सीजन में कमी होने लगती है। फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही शैवाल, खरपतवार आदि उग जाने से जलीय जीवों का ऑक्सीजन जो है कमी होने का सामना करना पड़ता है और मरने लगते हैं। निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है? तो भौम जल की, ग्राउंड वाटर की।
भौम जल भूजल को फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोराइड भूजल का एक सामान्य घटक है। भूजल में फ्लोराइड की घटना चट्टानों के अपक्षय एवं तलछट से फ्लोराइड युक्त खनिजों की लिंचिंग के कारण होता है। इसके अलावा कृषि फास्फोटिक उर्वरकों का उपयोग एवं औद्योगिक गतिविधियों भी भूजल के उच्च फ्लोराइड सांद्रता की उत्तरदायी होती हैं। यदि गृहवाहित मल बृहत मात्राओं में लगातार सरिता यानी नदी धाराओं में विसर्जित किया जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम जो है घटित होगा। तो कौन सा परिणाम घटित होगा ये आपको बताना है। तो सरिता जल के शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि, इंक्रीज इन द एल्गल ब्लूम ऑफ द स्ट्रीम वाटर। कई बार हो चुका है आप लोग। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का जल प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो जल में घुली ऑक्सीजन, बीओडी। जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तथा सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है। बीओडी और जल गुणवत्ता का पैमाना निम्नलिखित है। नदी के जल के प्रदूषण का मापन जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से किया जाता है। तो बीओडी स्तर 1 से 2 है तो पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छा माना जाता है। 3 से 5 है तो मध्यम स्वच्छ। 6 से 9 है तो कुछ प्रदूषित। 100 से अधिक है तो अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है। अम्ल अवस्था में कौन अम्ल उपस्थित रहता है। तो इनमें से कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है एसिड रेन में, ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं। SO2 NO2 उपस्थित रहता है जबकि इसमें नहीं दिया गया है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और NO2 जो है HNO3 बनाता है नाइट्रिक अम्ल। इसका pH 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का pH लगभग 4.2 से 4.4 होता है, जो इसे सामान्य वर्षा pH 5.6 की तुलना में अधिक अम्लीय बनाता है। हमेशा रहने वाले प्रदूषकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संशोधन कब किया। तो भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संशोधन कब किया था ये आपको बताना है। तो 2006 में किया था। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को पॉप्स यानी इंडस्ट्रियल केमिकल एंड पेस्टिसाइड से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। यह संधि 2004 से लागू हुई जबकि भारत में यह 2006 में लागू हुआ। बेसल समागम कन्वेंशन, बेसेल भी कहीं लिखा होता है। बेसेल समागम कन्वेंशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट, हजार्डस वेस्टेज। बेसेल समागम यानी कन्वेंशन को 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड में अपनाया गया तथा 1992 में लागू किया गया था। तो बेसेल समागम जो था कन्वेंशन था 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड में अपनाया गया था जबकि लागू हुआ 1992 में। इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य खतरनाक और अन्य अपशिष्ट निपटान को नियंत्रित और विनियमित करने के उपाय लाकर मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। बेसेल कन्वेंशन खतरनाक कचरे और अन्य कचरे की सीमा पर गतिविधियों की नियंत्रित करता है और अपने पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि ऐसे कचरे का प्रबंधन और निपटान पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से किया जाए। बेसेल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये सभी किससे संबंधित हैं। ये सभी प्रदूषकों का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट से संबंधित हैं। बेसेल कन्वेंशन, रॉटरडम और स्टॉकहोम। तो बेसेल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन प्रदूषकों के प्रबंधन से संबंधित हैं। बेसेल सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि 22 मार्च 1989 में हस्ताक्षरित की गई। रॉटरडम कन्वेंशन की बात करें तो 10 सितंबर 1998 को हस्ताक्षरित किया गया। रॉटरडम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के आयात से संबंधित में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। स्वीडन के स्टॉकहोम में अस्थायी कार्बन प्रदूषक पर स्टॉकहोम कन्वेंशन वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित किया गया और मई 2004 में लागू हुआ। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है तो वनारोपण से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अधिक गहरी झाड़ी वाले
गहरी जड़ों वाली झाड़ियाँ उगाकर, पशुओं को चराए जाने से रोक लगाकर, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर, शस्यावर्तन स्थानांतरित कृषि को प्रबंधित करके, ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च रेखिक जुताई, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, पवन की दिशा में समकोणीय जुताई आदि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो इनको देख के आपको बताना है। देखते हैं। पहला दिया गया है, प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। जन मित्रवत पर्यावरण की सृजन और रख रखाव अंतर विषयक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो प्रदूषणकारी क्रियाकलापों को रोकने के लिए प्रशासनिक इच्छा शक्ति आवश्यक है, क्योंकि जनहितकारी पर्यावरण का निर्माण तथा संरक्षण सरकार तथा जनता के अंतर विषयक प्रयासों पर निर्भर करता है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। पहला ये दिया गया है। दूसरा, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोनों सही है और ये रीज़न भी सही है। तो ए सही है और बी उसका सही वाक्य आर उसका सही वाक्य करता है। मृदा प्रदूषण जो है औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि फसलों की अधिक पैदावार लेने के लिए मिट्टी में डाले जाने वाले रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर मनुष्य के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। विषाक्त पदार्थों तथा कीटनाशकों का सांद्रण उच्चतम पोषण स्तर पर बढ़ता जाता है। इसे जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इनमें से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कौन सा इनमें से है? तो कोयले का जलना, बर्निंग कोल। इससे काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, अस्थमा, सांस लेने में कठिनाई, मस्तिष्क क्षति आदि। बायो रिमेडिएशन एक तकनीक है। इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो बायो रिमेडिएशन किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हैवी मेटल पॉल्यूशन के लिए, भारी धातु प्रदूषण के लिए। जैविक उपचार बायो रिमेडिएशन एक तकनीक है जिसका बड़े पैमाने पर उपयोग मिट्टी, जल में मौजूद प्रदूषकों तथा पर्यावरणीय प्रदूषकों का निस्तारण हो रहा है। इसमें उन्हीं धातुओं पदार्थों को रखा जाता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से निष्प्रभावी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम उत्पाद, भारी धातु, क्रूड ऑयल इत्यादि। इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। इंसिनरेटर का प्रयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक कचरे, ई वेस्ट को जलाने के लिए किया जाता है। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है। इंसिनरेटर का शाब्दिक अर्थ होता है भस्मीकरण या जलाना। इसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों तथा कूड़ा घरों से जोड़कर लगाया जा रहा है। अगला देखते हैं, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ये ध्वनि से, नॉइज़ पॉल्यूशन। ग्रीन मफलर जो है अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ पौधे ध्वनि को फिल्टर करते हैं और मनुष्यों को होने वाली हानि से बचाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इफेक्ट क्या डालता है ये? तो लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड से क्या होता है? कैंसर हो जाता है। धूलकण से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं। और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है प्रभावित होता है। तो सभी का सही सही मिलान दिया गया है, देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति, नाइट्रोजन की ऑक्साइड कैंसर, धूलकण से स्वास्थ्य संबंधी रोग, शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS प्रभावित होता है। किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, 80 डेसिबल से अधिक। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि हानिकारक होती है। पराध्वनिक जेट, सुपरसोनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होगा?
इससे क्या उत्पन्न होगा भाई साहब? ओजोन लेयर में बाधा, इंटरप्शन इन ओजोन लेयर। प्राध्वनिक जेट विमानों से निकलने वाला एरोसोल पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, अर्थात ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे विषाक्त प्रदूषक कौन सा है? तो सबसे विषाक्त प्रदूषक जो है लेड है। स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे विषाक्त धातु प्रदूषक जो है लेड सीसा होता है। सीसा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाता है, जो श्वसन के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क एवं किडनी से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं बताना है आपको। चलिए एक एक कर देखते हैं। पहला दिया गया है फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न यानी रिप्लेसमेंट के रूप में भी किया जा सकता है, यह भी सही है। तीसरा दिया गया है फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिन नहीं होते, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्लाई ऐश कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, सीसा और मरकरी इत्यादि विषाक्त तत्व भी होते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंट बनाने तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश में मौजूद जहरीली धातु भौम जल को दूषित कर देते हैं। फ्लाई ऐश में लगातार सांस लेने से न्यूमोनिटिस, एलर्जी, दमा, लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, कैंसर और सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरा यानी स्मॉग बनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति। कोहरे एवं धुओं के मिश्रण को धूम कोहरा यानी स्मॉग कहते हैं। जब प्रदूषण हवा में छोड़े जाते हैं तो स्मॉग बनता है। इसका निर्माण उन औद्योगिक क्षेत्रों में होता है जहां धुएं का विशाल मात्रा में उत्सर्जन होता है। स्मॉग नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों सहित कई रसायनों से बना है, लेकिन स्मॉग के दो मुख्य घटक पार्टिकुलेट मैटर और जमीनी स्तर पर ओजोन है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, एयर। तो वर्षा के कारण। प्रदूषण युक्त वायुमंडल जिसमें धूल, धुआं व अन्य हानिकारक पदार्थ सम्मिलित होते हैं को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। किसके द्वारा? वर्षा द्वारा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ लगाया जाता है? तो कौन सा पौधा है? यह है बोगनविलिया। बोगनविलिया वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ बोगनविलिया पौधा लगाया जाता है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका का स्थानीय पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक वायु का जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसके अलावा अकार्बनिक प्रदूषकों के अलावा अन्य प्रदूषकों में कैडमियम सल्फाइड, अमोनियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड आदि शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? कौन सी यंत्रीय विधि नहीं है? बैग फिल्टर ये एक विधि है, साइक्लोन कलेक्टर ये भी विधि है, साइक्लोन सेपरेटर ये भी है, साइक्लोन डिवाइडर ये कोई यंत्रीय विधि नहीं है। वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि है बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, किंतु साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन डिवाइडर वायु, गैस या द्रव में मौजूद कणों को अलग करने का एक उपकरण है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो ये आपको बताना है। जल प्रदूषण का नहीं, एयर पोल्यूशन का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल और डीजल की बड़ी मात्रा में जलने से प्रतिवर्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, तो ये सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जो जाड़े में बढ़ जाती है, तो ये गलत है। तो केवल ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है।
जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च रहता है क्योंकि जाड़े के मौसम में हवाएं ठंडी होने से भारी होकर नीचे बैठती हैं, जिस कारण वायुमंडल की निचली परत में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो परिवहन खंड, ट्रांसपोर्ट सेक्शन। भारत के बड़े नगरों में जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो है परिवहन खंड है। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैस या कड़की पदार्थ मिल जाते हैं, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। भारत के कई बड़े शहरों में परिवहन खंड के कारण डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न गैसें व धुओं उत्पन्न होते हैं, जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में धुंध यानी स्मॉग आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? तो ये नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। वायुमंडल में धूम कोहरा यानी स्मॉग आवश्यक रूप से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। कोहरे तथा धुएं के मिश्रण को स्मॉग या धूम कोहरा कहते हैं। सामान्यतः धूम कोहरे जो ठंडी नम जलवायु में होता है, धूम कोहरा एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण है। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्देशित करता है? एसपीएम, तो एसपीएम का आपको फुल फॉर्म बताना है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ऑप्शन डी में ये दिया गया है एसपीएम का फुल फॉर्म। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम अत्यंत महीन धूल कण होते हैं। 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण को PM10 यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 कहते हैं। ये धूल कण श्वास के माध्यम से सीधे फेफड़े में पहुंच जाते हैं तथा जिनका प्रभाव मुख्य रूप से फेफड़ों में जलन तथा फेफड़ों द्वारा सही ढंग से कार्य न कर पाना है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो किसकी पहचान को? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में मुख्य रूप से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा मापी जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक घातक गैस है जो वाहन के अधूरे दहन से निकलती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है क्योंकि यह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन को अवरुद्ध कर देती है। सीसा पेट्रोल में नहीं होता क्योंकि लेड फ्री पेट्रोल उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण में निम्नतम प्रदूषण करता है? तो इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाला कौन सा है? डीजल दिया गया है, कोयला दिया, केरोसिन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा वाहक है। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व में सबसे ज़्यादा है और यह जलने के बाद उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है। इसलिए यह न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? तो कौन सा है ये? तो यह है लाइकेन। लाइकेन थैलोफाइटा समूह की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी यानी सिम्बायोटिक जैसा होता है। यह समुद्र के किनारों से लेकर पहाड़ों के ऊंचे शिखर तक पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में लाइकेन वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, अतः वायु में विशेषता SO2 के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा उपयुक्त वृक्ष है? सीता अशोक। धूल प्रदूषण के लिए उपयुक्त वृक्ष जो है सीता अशोक है। सीता अशोक वृक्ष वर्षावनीय पेड़ है तथा यह दक्कन के पठारियों पश्चिमी घाट के मध्य में पाया जाता है। यूरोनॉट्स बनाए गए हैं। यूरोनॉट्स जो है किस लिए बनाए गए हैं ये आपको बताना है। तो ये वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरोनॉट्स बनाए गए हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय समुदाय के देशों ने जो मापदंड जो है निर्धारित किए हैं उन्हें यूरोनॉट्स कहते हैं। भारत में इसका समतुल्य मानक जो है भारत स्टेज है। भारत स्टेज 6 चल रहा है इस समय। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? तो ये है रेडॉन गैस, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। यह रेडियम से उत्सर्जित होती है तथा प्राकृतिक रूप से मृदा से उत्सर्जित होती रहती है। रेडॉन एक रंगहीन गंधहीन रेडियोएक्टिव अक्रिय गैस है। इस गैस से फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना रहती है। तो ये काफ़ी खतरनाक है। निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरणीय यानी डिग्रेडेबल प्रदूषक है?
इनमें से डिग्रेडेबल जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घरेलू वाहित मल। प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है। तो इनमें इसे सही वर्णित कौन करेगा, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, यानी ये अपघटित नहीं होती हैं। प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन आदि के बहुलीकरण के बाद जो उच्च बहुलक बनते हैं उसे प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से न विघटित होने वाला एक बहुलक है। प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग संभव है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा पर्यावरण से दूषित होने को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण के अजैविक घटकों वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला यह अवांछनीय परिवर्तन जिनसे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषण है। द्वितीयक प्रदूषक पूछा गया है तो कौन सा है, तो इसमें स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। वह प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा सामान्य वातावरणीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4, स्मॉग यानी धूम कोहरा, ओजोन आदि। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो ये मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, ये सभी होते हैं। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा में होता है, मृदा पर फसलों की सिंचाई की जाती है जिससे के वाष्पीकरण के फलस्वरूप ये प्रदूषक वायु में पहुँचते हैं। अतः उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, जल एवं वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। मिलान करना है, देखते हैं। त्वचा कैंसर अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण जो है नीचे देखना पड़ेगा, डायरेक्ट देख लेते हैं इसका ये। तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों की वजह से होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापते हैं। वैश्विक तापन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है, तो ये फ्लोराइड की वजह से होता है। नॉक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड के प्रदूषण उत्तरदायी होते हैं। यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। इस रोग के अंतर्गत दोनों पैरों की हड्डियां विकृत होकर टेढ़ी हो जाती हैं जिससे दोनों घुटनों में काफ़ी अंतर हो रहता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व मापन में होता है। तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग जो है धुआं के मापन में होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन के लिए होता है। इसका विकास पेरिस के कृषि इंजीनियर प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा 1888 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ऊनी चटाई है, चमड़े का थैला है, जूट टोकरी, चांदी की पन्नी जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऊनी चटाई, चमड़े का थैला और जूट की टोकरी जो है बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय है, जबकि पॉलीथीन, चांदी की पन्नी आज जैव निम्नीकरणीय नहीं है। इसके निम्नीकरण में जो है सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्फेनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, तो ये पॉलीकार्बोनेट। बिस्फेनॉल ए यानी BPA एक औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग पॉलीकार्बोनेट एक कठोर एवं अस्पष्ट प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग कई उपभोक्ता उत्पादों में भी किया जाता है। BPA एपॉक्सी रेजिन में भी पाया जाता है जो कुछ धातु आधारित खाद्य सामग्री के डिब्बे के अंदर एक सुरक्षात्मक स्तर के रूप में कार्य करता है। बिस्फेनॉल ए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के सुरक्षात्मक आंतरिक एपॉक्सी रोल कोटिंग्स और पॉलीकार्बोनेट टेबलवेयर, खाद्य भंडारण कंटेनर, पानी की बोतलों जैसे उपभोक्ता उत्पादों से भोजन में लीक कर सकता है।
पॉलीकार्बोनेट की बोतलों से तरल में बीपीए किस हद तक रिश्ता है या कंटेनर की उम्र की तुलना में तरल या बोतल के तापमान पर अधिक निर्भर करता है। बीपीए दूध में भी पाया जा सकता है। लोगों का बीपीए के प्रति चिंतित होने का एक कारण यह भी है कि बीपीए के लिए मानव जोखिम व्यापक है। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? ताम्र प्रगलन यानी कॉपर स्मेल्टिंग। तो ये हम लोग देखते हैं। पहला दिया गया है वह पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो ये नहीं है। दूसरा दिया गया है ताम्र मल यानी कॉपर स्लैग जो होता है पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन यानी लिंचिंग का कारण बढ़ सकता है। ये करेक्ट है। तीसरा दिया गया है वह सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो दूसरा तीसरा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ताम्र प्रगलन संयंत्रों द्वारा तांबे के गलाने से वायु, जल और भूमि प्रदूषण होता है। इस प्रक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जो एक वायु प्रदूषक है। अशुद्ध अयस्क से चट्टानी अवशेषों को धातुमल के रूप में हटाने हेतु चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ये धातुमल भारी धातुओं को भूजल में ले जा सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रगलन प्रक्रिया के दौरान वातावरण में विषैली धातुओं के निकलने तथा अपशिष्ट जल और स्लैग जैसे अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों के कारण प्रगलन का गंभीर पर्यावरण प्रभाव पड़ता है। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके क्या कारण हो सकते हैं ये आपको बताना है। पहला दिया गया है ज्वार नदमुख के पोषक तत्वों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुअरीज, सही है। मानसून में भूमि से जल प्रवाह, सही है। समुद्रों से में उत्प्रवाह, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इसका प्रमुख कारण ज्वार नदमुख में पोषकों का प्रभाव, मानसून में भूमि से जलवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह इत्यादि हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये सड़ते हुए वनस्पतियों पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी तीव्र दुर्गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल बैकग्राउंड से उत्पन्न होता है जैसे दलदलों और सीवरों में। इस प्रक्रिया को आमतौर पर अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है जो सल्फेट कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। विश्व में पर्यावरण अवक्रम की गंभीर समस्या है। तो यहाँ पे एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है तो आपको बताना है। तो विश्व में पर्यावरण अवक्रम की गंभीर समस्या है यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण है। तो ये गलत है। तो पहला सही है। सामान्य रूप से जनसाधारण के लिए पर्यावरण अवनयन तथा पर्यावरण प्रदूषण समानार्थी होते हैं क्योंकि दोनों का संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से होता है। किंतु इनके कारकों तथा के प्रभाव के क्षेत्र एवं मापक के आधार पर इनमें अंतर स्थापित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ होता है मात्र मनुष्य के कार्यों तथा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास, जबकि पर्यावरण अवनयन या फिर अवक्रमण का अर्थ होता है मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास तथा अवनयन है। उदाहरणार्थ ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, स्थलखंड में उत्थान एवं अवतरण, वलन एवं भ्रंशन, वायुमंडलीय तूफान यथा टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, बाढ़ तथा सूखा, प्राकृतिक कारणों से वन में अग्नि का प्रकोप, प्राकृतिक विद्युत विसर्जन, लाइटनिंग, उपलवृष्टि यानी ओलावपात, अति हिमपात, भौगोलिक अपरदन, भूस्खलन आदि प्राकृतिक कारक हैं। नीचे दो कथन दिए गए, फिर एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, ये देखना है। तो इसको देखते हैं। पहला दिया गया है CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। तो ये सही है। रीजन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो ये भी सही है। तो A, R दोनों करेक्ट हैं और जो है एक्सप्लेनेशन कर रहा है R, A का। देख सकते हैं CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है?
वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो है जीवाश्म ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए देखते हैं। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। तो क्या होगा? सही है ये। दूसरा है अनेक च्युइंगम में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 जो है कथन 1 का व्याख्या करता है। बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत माने जाते हैं क्योंकि अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। च्युइंगम मूलतः स्वाद और रंगों से युक्त प्लास्टिक है। यह अपाच और पानी में अघुलनशील है जिससे इसे बिना टूटे लगातार चबाया जा सकता है। व्यावसायिक रूप से च्युइंगम का उत्पादन सिंथेटिक गम बेस के आधार पर किया जाता है जो गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसका अवशेष पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और एक खतरनाक पर्यावरणीय प्रदूषण बन जाता है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। पर्यावरणीय एजेंसी EPA के अनुसार जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत हैं तथा कारखानों आदि में कोयला या तेल जैसी चीज़ों को जलाने से इसका निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम SO2 है या गंध युक्त विषैली गैस है। प्लास्टिक के उपयोग के परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं हुई हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। तो वह गैर जैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ऊपर ही दिया गया है, यहाँ पे मिलान करना है। तो डायरेक्ट देख लेते हैं क्योंकि पूरा आएगा नहीं इसमें। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है दीर्घ स्थानीय जैव प्रदूषण पे था। मिनीमाटा कन्वेंशन का विषय क्या था? पारद पर आबद्ध कर लिखत। वेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पारी संचलन और उनका निपटान। रॉटरडम कन्वेंशन किस पे था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायन और पीड़कनाशी। ये चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पारा प्रदूषण के बारे में बताना है। पहले दिया गया है स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। सही है। दूसरा दिया गया है कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। भी सही है। पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सभी 3 करेक्ट हैं। पारा प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। इसके प्रदूषण से मिनीमाटा रोग जो होता है, मिनीमाटा रोग किससे होता है? पारा यानी कि मरकरी की वजह से। पारा प्रदूषण के कई कारण हैं जिसमें स्वर्ण खनन गतिविधियाँ, कोयला आधारित विद्युत गिरी आदि शामिल हैं। इसमें स्वर्ण खनन के योगदान लगभग 1/3 है। पारा प्रदूषण अनेक व्याधियों का कारण बनती है। इस प्रदूषण से नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर अभी कोई सुरक्षा तंत्र नहीं विकसित हो पाया है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? इनमें से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? तो लाइकेन जो है नहीं उगता है। निम्नलिखित अधिनियमों और नीतियों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करके आंसर आपको करना है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, राष्ट्रीय जल नीति और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊपर उल्लिखित अधिनियमों और नीति के संदर्भ में उनके आरंभिक वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो डायरेक्ट देख लेते हैं। तो जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में आता है। जल उपकर अधिनियम 1977 में आता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में आता है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में। DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT एक क्या है? क्या है DDT? तो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है।
डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है अर्थात जो अपघटित नहीं होता है। DDT का प्रयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है तथा कुछ देशों में इसे मलेरिया नियंत्रण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 से इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुमति योग्य शोर के संदर्भ में ये देखना है, उसको मिलान करना है, कहाँ पे कितना शोर होना चाहिए। तो आवासीय क्षेत्र में कितना होना चाहिए? सबसे पहले आवासीय क्षेत्र देखते हैं तो उसमें 55 डेसिबल होना चाहिए। शांत क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 50 डेसिबल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल में 70, व्यापारिक में 65। देख लेते हैं। शांत क्षेत्र में सबसे कम 50 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 60 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो किसमें होती है? पारितंत्र सेवाएं, इकोसिस्टम सर्विसेज। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि पारितंत्र सेवाओं में होती है। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण प्राथमिक उपभोक्ताओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि पर्यावरण निम्नीकरण के ही दुष्परिणाम हैं। इन सभी दुष्परिणामों से मानव जीवन के पारितंत्र सेवाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न होती है। तो आखिरी क्वेश्चन है आज का इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक इसमें से कौन सा है? तो सीवेज है। बाकी एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अब लास्ट चैप्टर बचा हुआ है पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। तो इसका जो है थियरी ज़्यादा नहीं है तो लेकिन क्वेश्चन है लगभग 150 के आसपास। तो इसका थियरी और क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो आखिरी वीडियो होगा इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक चालू करेंगे और उसके साथ ही साथ एक और वीडियो लाएंगे और बाकी GK पे या फिर हिंदी पे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।